गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे फ्लूरोमेट्री एनालिसिस के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस फ्लोरीमेट्री एनालिसिस को समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको फ्लोरीमेट्री एनालिसिस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो गाइस जब आप कभी भी नाइट में ट्रैवल करते हो बाइक से या कार से, ठीक है, तो आप जब आपकी जो भी बाइक रहती है उसकी लाइट जब जो भी रास्ते में जो भी बोर्ड लगी रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं का डायरेक्शन दिया रहता है या कहीं का पता लिखे रहता है कि रायपुर 10 किलोमीटर है, दूर का 50 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपको कुछ वहाँ पे डायरेक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी बाइक या कार की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, मतलब आपको दूर से ही पता चल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। मतलब या तो लेफ़्ट का डायरेक्शन भी रहता है या राइट का डायरेक्शन रहता है या बहुत सारे डायरेक्शंस आपको दिए जाते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि हमको हाँ इस डायरेक्शन में जाना है या रायपुर 10 किलोमीटर बचा है अभी, ठीक है, या हमको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो आपको आसानी से पता चल जाता है क्योंकि वो आपको दूर से ही समझ आ जाता है जब आपकी जो भी लाइट है उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ जो होता है वो फ्लोरेसेंस के कारण होता है, ठीक है। मतलब जब आपकी जो भी लाइट रहती है, ठीक है, बाइक की लाइट या कार की लाइट, तो जब वो उस सब्सटेंस के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। देन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अनस्टेबल हो गए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि वो स्टेबल हो जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे कि जो भी उस पर लाइट पड़ी है, ठीक है, उसको क्या करता है वो इमिट करता है, ठीक है। तो फिर उस लाइट को वो क्या करता है इमिट करता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है। तो वही चीज़ है फ्लोरेसेंस। तो इसको हम समझते हैं अब। When a beam of light is incident on the certain substance, they emit visible light or the radiations। तो जब हम किसी भी लाइट को किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हम उसको डालते हैं, ठीक है, तो वो रेडिएशंस इमिट करता है। तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। द फिनोमिना इज नोन एज द फ्लोरेसेंस एंड द सब्सटेंस शोइंग दिस फिनोमिना आर नोन एज द फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, ठीक। तो हम जो भी सब्सटेंस है जो फ्लोरेसेंस के फिनोमिना है उसको शो करता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस सब्सटेंस। तो गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट। देन अब हम देखते हैं सेकेंड, फास्फोरेसेंस, ठीक। तो फास्फोरेसेंस क्या है इसको समझते हैं हम। तो गाइस फास्फोरेसेंस मतलब आपने बहुत सारे टॉयस वगैरह देखे होंगे अपने बचपन में या अभी भी आपने देखा होंगे कुछ वॉचेस वगैरह आती है, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा होता है जिसके कारण वो जो है नाइट में भी चमकदार दिखाई देता है, लेकिन दिन में तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन नाइट में अगर आप उसको अगर अंधेरे में लेके जाते हो तो वो थोड़ा सा आपको चमकीला दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी वॉचेस आती है और बहुत सारे टॉयस रहते हैं जो जिसमें इस तरह की जो फिनोमिना है आपको दिखाई देती है, ठीक है। मतलब उसमें अगर लाइट नहीं पड़ती है फिर भी वो चमकीला दिखाई देता है। तो आप बोलते हो कि देखो यार मेरी लाइट मतलब घड़ी जो है वो अभी भी जल रही है। When a beam of the light is incident on the certain substance, they emit light continuously even after the incident light is cut off, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट को जो है इंसिडेंट कर रहे हो या किसी उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो, ठीक है, तो वो जो है लाइट इमिट करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस लाइट को कट ऑफ भी कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपने जो भी लाइट उस पर डाली है अगर उस लाइट को आपने बंद कर दिया या कट कर दिया तो उसके बावजूद भी वो जो है वो लाइट को इमिट करते रहता है, ठीक। तो उसका क्या कारण है कि वो जो है अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, देन वो धीरे धीरे जो है उसको इमिट करता है, ठीक है। मतलब इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे आगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों होता है फास्फोरेसेंस की फिनोमिना, ठीक। दिस टाइप ऑफ डिले फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस, ठीक। तो इस तरह से होता है उसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस। मतलब अगर बहुत देर तक अगर लाइट को कट ऑफ करने के बाद भी अगर हमारा सब्सटेंस अगर लाइट को इमिट करे तो उसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस। एंड द सब्सटेंस आर कॉल्ड फास्फोरेसेंट सब्सटेंस, ठीक। तो उस सब्सटेंस को हम फास्फोरेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस की ओर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फिनोमिना इन विच द
find out the concentration of any unknown sample with the help of fluorescence and the phosphorescence phenomena is called as फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। ठीक, तो फ्लोरीमेट्री एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस फिनोमिना का यूज़ करके किसी भी अननोन सैंपल को की कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हमारे दो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। ठीक, तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरेसेंस क्या होता है एंड फास्फोरेसेंस क्या होता है। फ्लोरेसेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है या एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें हम जब लाइट को उसमें इंसिडेंट करते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करता है इमिडिएटली। ठीक है, लेकिन जो फास्फोरेसेंस होता है उसमें अगर हम उसमें लाइट डालें तो वो इमिट करेगा रेडिएशन, लेकिन हम उसको कट ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी वो रेडिएशंस को इमिट करते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस। ठीक है, देन अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द लाइट सोर्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में बी प्रमोटेड टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे भी आप मतलब आपने कोई भी लाइट सोर्स को किसी भी सॉल्यूशंस के ऊपर या किसी भी सैंपल के ऊपर डाला तो उसमें जो भी पार्टिकल्स से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। मतलब हम ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं बॉन्डिंग स्टेट, या उसको बोलते हैं हम हायर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो हमारा एक्साइटेड स्टेट रहता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग या लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जब हम किसी भी रेडिएंट एनर्जी वाली लाइट को हम किसी भी सैंपल्स के ऊपर डालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसको पास करते हैं, तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो प्रमोट हो जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब ये जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे ये प्रमोट हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। इट हैज़ मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल। तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द एक्साइटेशन। तो हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। मतलब जब हमने किसी भी लाइट सोर्स को किसी भी सॉल्यूशंस के ऊपर डाली, ठीक है, तो वो जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं या कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका प्रमोशन होता है, उसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन। तो गाइस आई होप सो ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा फ्लोरीमेट्री एनालिसिस का प्रिंसिपल। तो हम देखते हैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। द टर्म सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट डिनोट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट जो है वो उस बताता है कि उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जब उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, तो उस केस में उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको ये इंडिकेट करता है हमारा सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। इफ़ द एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है गाइस जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्पिन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है n+1, तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है, जिसपे हमने नेम ऑफ द स्पिन स्टेट और उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड डबलेट स्टेट में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड ट्रिपलेट स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड क्वार्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड क्विंटेट में जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस ये जो है आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबलेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ट्रिपलेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो गाइस इसको एकदम याद करना एकदम कठिन बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं सिंगलेट स्टेट। ठीक है, इफ़ द 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द अवेलेबल। तो यहाँ पे जैसे कि सिंगलेट स्टेट है तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि हमारा फार्मूला है n+1
ठीक है। तो हम n की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 0, क्योंकि हमारे n पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 0 है। ठीक, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ पे जो है सिंगलेट स्टेट में 1 स्पिन स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इसके कारण हम इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। मॉलिक्यूल्स इज द ग्राउंड स्टेट इन अ बियर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दस आर इन द सिंगलेट स्टेट। ठीक, तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। मतलब जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, पेयर रहेंगे, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो आप इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हो सिंगलेट स्टेट को, कि इस एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड रहते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं या absent होते हैं। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी एंड विजिबल रेडिएशन ऑफ द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, वन और मोर पेयर इलेक्ट्रॉन जंप टू द excited singlet state and hence the electron spin does not change, thus the net spin remains 0। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हमने इसको बताया है काफ़ी अच्छे से, तो ये है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो जब जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस को, तो वो जो है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ठीक है, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद इसकी स्पीड में चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्लॉकवाइज है एंड एक है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या नॉन क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जब वो जो है एक्साइटेड स्टेट में गया तो एक क्लॉकवाइज है एंड एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसके स्पिन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये अभी भी यहाँ पे क्या है, पेयर में प्रेजेंट है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि सिंगलेट स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर रहेंगे। अगर हम उसमें अगर लाइट को उसमें पास करते हैं, ठीक है, या वो यूवी लाइट या विजिबल रेडिएशंस को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में भी जाने पर उसकी स्पिन में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसकी जो स्पिन है वो 0 है। ठीक, तो ये है सिंगलेट स्टेट। एंड सेकेंड हम देखते हैं ट्रिपलेट स्टेट। इट मे हैपन दैट वन सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन कैन अनपेयर इट फॉर्म टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिड ऑन द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे कि कोई भी यहाँ पे सैंपल है, ठीक है, जब उसने यूवी एंड विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो उसमें ये चांस रहता है कि या तो वो जो है क्लॉकवाइज पे आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है वो क्लॉकवाइज में ही हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्सन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट था वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्ट होके क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज में हो गया। ठीक है, तो दोनों क्लॉक है इसलिए क्या रहेगा, ये अनपेयर रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता है, नॉन क्लॉकवाइज रहता है, तो उसको हम बोलते पेयर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप शूज़ वगैरह देखते हो तो शूज़ में भी रहता है, एक लेफ्ट वाला रहता है, एक राइट वाला, तो आप उन दोनों को मिला के बोलते हो एक पेयर। ठीक है, तो वैसे इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि एक क्लॉकवाइज एंड एक जो है नॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो उसको आप बोलोगे एक पेयर। लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे अनपेयर। ठीक, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जब वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। तो गाइस आई होप सो आपका जो सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्साइटेड स्टेट प्रोसेस इन द मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो जब कोई भी हमारा सैंपल रहता है उस पर हम लाइट को फॉल करते हैं एप्रोप्रिएट वेवलेंथ की, तो वो जो है 10⁻⁻15 सेकेंड में ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो जो है ग्राउंड स्टेट से देन वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन shift in the electronic state occur as the molecules move from the ground state to the first excited singlet electronic state। ठीक, तो जब वो हमारा जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद या लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब चेंज होता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो फिर वहाँ से वो अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स में चले जाता है। एट रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है। तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे जहाँ पे उसको कोई भी रेडिएशंस नहीं दिया जाता है तो उस केस में वो जो है अपने ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल पे ही रहता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब वो उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। देन एक्साइटेड होने के कारण वो जंप करते हैं वन वाइब्रेशनल लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। तो इसको हम आपको डायग्राम से समझाते हैं तब ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, ठीक है, जब हमारे सैंपल ने या इलेक्ट्रॉन ने जब यहाँ से लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग इसकी वाइब्रेशनल लेवल्स है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल है, ठीक है, जिसको हम S1 से इंडिकेट करते हैं। ये है इसकी सेकेंड वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट मतलब वाइब्रेशनल लेवल के अलग अलग स्टेट में ये चले जाता है। तो ये है इसका फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेज एंड ये है सेकेंड वाइब्रेशनल स्टेज। तो ये इस फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट के अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स में इंटर करता है जब इसको मतलब जब इसको लाइट मिलती है या यूवी लाइट इसमें पास की जाती है, या हमारा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये इस एक्साइटेड स्टेट के फर्स्ट जो है एक मतलब फर्स्ट स्टेज में आ जाता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। फ्रॉम द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एनी ऑफ द थ्री फिनोमिना में ऑकर डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से मतलब जब वो हमारा सैंपल वहाँ पे आता है या इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आता है तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आया है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो वो अनस्टेबल होने के कारण क्या करता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वहाँ से मतलब वो क्या करेगा कि वो ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इन दिस सिचुएशन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट इमिट रेडिएशंस एंड रिवर्ट बैक टू द ग्राउंड स्टेट थ्रू द फिनोमिना ऑफ द कोलिजनल डीएक्टिवेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा या मॉलिक्यूल्स रहेगा जो कि मतलब एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए रेडिएशन इमिट नहीं करता है, लेकिन उनमें क्या होता है, वहाँ पे कोलिजनल डीएक्टिवेशन होता है, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ पे सैंपल्स प्रेजेंट रहेंगे या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो आपस में एक दूसरे से वहाँ से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, मतलब आपस में वो टकराते हैं, ठीक है। तो उनके वहाँ पे टकराने के कारण या कोलिजन होने के कारण उसकी एनर्जी जो है एक पार्टिकल से या एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ पे रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं होती है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कोलिजनल डीएक्टिवेशन। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है इट इज़ द स्टेट दैट द मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में इमिट यूवी एंड विजिबल लाइट फोटोन बाय द फिनोमिना ऑफ द फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो है यूवी एंड विजिबल लाइट को क्या करते हैं, वहाँ से इमिट करता है, ठीक है। तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। देन थर्ड पॉसिबिलिटी it is the state that the molecules in the stable excited singlet state transit to the metastable triplet state, then return back to the ground state by the emitting and UV and visible light photons by the phenomena of the phosphorescence emissions, ठीक है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ठीक है, मतलब वो सिंगलेट स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है तो वहाँ से वो डायरेक्टली जो है वो मेटा स्टेबल ट्रिपलेट स्टेट में चले आता है, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद वो जो है यूवी एंड विजिबल लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, देन वो अपने ग्राउंड स्टेट में चले जाता है। तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस इमिशंस। द क्रॉसिंग फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट टू द ट्रिपलेट स्टेट नोन एज द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो हम इसी फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। मतलब हमारा जो सिंगलेट इस एक्साइटेड स्टेट था, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर नहीं था, मतलब नो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट था, तो वहाँ से कहाँ गया, वो ट्रिपलेट स्टेट में गया जहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो उसी को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। द डीके फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट सिंगलेट हैज़ नो स्पिन सिमेट्री हेंस इज लो। ठीक, तो जब वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, तो उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पिन सिमेट्री जो है वो नहीं होती है, जिसके कारण वो देरी से जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। तो यही एक कारण है जिसके कारण जब फास्फोरेसेंस होती है तो वो धीरे धीरे होती है, मतलब धीरे धीरे अपने लाइट को इमिट करता है और उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में। या आप बोल सकते हो कि अगर आपने रेडिएशंस को देना उसको बंद कर दिया उस सैंपल में, या यूवी लाइट को उसमें डालना बंद कर दिया, फिर भी वो जो है रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहता है। तो यही एक कारण है फास्फोरेसेंस का कि उसमें स्पिन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण उसको ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस में बोल सकते हो, ठीक है, उसमें आप जब लाइट डालते हो देन उसके बाद उस लाइट को आप वहाँ से हटा देते हो, तो उसके बाद भी वहाँ से लाइट जो है वो इमिट होते रहती है। ठीक है, या बहुत देर तक वो चमकीला दिखाई देता है। तो यही एक कारण है इसका, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द फास्फोरेसेंस इज़ द लॉन्गर देन द फ्लोरेसेंस। तो फास्फोरेसेंस जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा देर तक होती है फ्लोरेसेंस के कंपैरिजन में। तो गाइस, तो ये था इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस। तो अब हम इसको एक ग्राफ से समझेंगे जिसको हम बोलते हैं बोलेंस्की डायग्राम, तो उससे हम इसको समझेंगे। तो अब इसको हम इस बोलेंस्की डायग्राम से समझ लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी भी सैंपल में जब रेडिएशंस डालते हो, यूवी रेडिएशंस या विजिबल रेडिएशंस, तो वो जो सब्सटेंस रहता है या जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको 10⁻⁻50 सेकेंड में है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन एब्जॉर्बसन के बाद वो इस ग्राउंड स्टेट से, मतलब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ठीक है, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की अलग अलग वाइब्रेशनल स्टेट होती है। तो ये इसकी फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये इसकी फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेज है एंड ये इसकी सेकेंड वाइब्रेशनल स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चले जाता है। देन यहाँ तक ये आने के बाद मतलब वहाँ पे ये अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो अनस्टेबल होने के कारण क्या करता है कि ये चाहेगा कि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो फिर से उस रेडिएशंस को इमिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ पे जितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और उस सॉल्यूशंस में सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उनका आपस में क्या होता है, कोलिजन होने लगता है, आपस में टकराव होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी जो सैंपल था उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो उसमें जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। देन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोलिजन होने लगे। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से टकराएंगे, जो भी सॉल्वेंट है सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो इसी कोलिजन्स के कारण क्या होता है, ये रेडिएशंस को इमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो है अपने ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोलिजनल डीएक्टिवेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फिनोमिना थी जिसको हमने देखा था फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है वो कोलिजन डीएक्टिवेशंस के थ्रू वो ग्राउंड स्टेट में चले आता है। देन सेकेंड चीज़ हमने बताया था कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो जो है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में चले जाता है और लाइट को इमिट करता है या रेडिएशंस को इमिट करता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्लोरेसेंस। तो जब ये अपने मतलब फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेज के जब लोवेस्ट स्टेज में आ जाता है या लोवेस्ट लेवल में आ जाता है, देन उसके बाद जो क्या करता है कि ये रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, और फिर से ये फर्दर अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक, देन थर्ड पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे जब ये लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल में आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के, तो वहाँ पे उसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। मतलब यहाँ से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ये इसका कन्वर्सन होता है, या बोल सकते हो कि इसका वहाँ पे ट्रांजिशन होता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड में जब आता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो जब ये फिर से इस ट्रिपलेट स्टेट में आएगा तो ट्रिपलेट स्टेट में भी इसका क्या होगा, कोलिजनल डीएक्टिवेशन होगा।
तो फर्दर इसकी जो वाइब्रेशनल लेवल होगी उसमें भी चेंजेस आएगी। जब ये फिर लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल में आ जाएगा तो फिर वहाँ से ये जो है फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में चले आता है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी लेट प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फास्फोरेसेंस, ठीक है। तो इसी तरह से है गाइस फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस एंड कोलिजनल डीएक्टिवेशंस का कॉन्सेप्ट। तो गाइस आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, कोलिजनल डीएक्टिवेशंस का प्रोसेस। तो ये किस तरह से होता है हमने काफ़ी अच्छे से इस ग्राफ के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है गाइस तो प्लीज़ एक बार इसको रिपीट जरूर देख लेना ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पे हम एक और डायग्राम का यूज़ करते हैं जिससे आपको काफ़ी इजी जाएगी इसको समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है, जो भी मॉलिक्यूल्स रहता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में रहता है तो क्या क्या रहते हैं, वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर फॉर्म में नहीं रहते हैं, सारे के सारे पेयर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो जब उसमें लाइट डाली जाती है या रेडिएशन डाली जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्साइटेड होके अपने इस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ठीक है। देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, फिर वहाँ से वो जो भी रेडिएशंस है उसको इमिट करता है। देन इमिट करने के बाद वो फिर से कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में चले आता है। तो ग्राउंड स्टेट में जब वो आता है तो वो फ्लोरेसेंस जो है वो शो करता है। तो गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो इस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसका इंटर कन्वर्सन हो जाता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जो इसका स्पिन होता है गाइस वो सेम होता है, ठीक है। तो स्पिन जो है सिमेट्रिकल होती है, मतलब दोनों स्पिन सेम होते हैं। तो इसका जो वाइब्रेशनल रहता है उसमें चेंजेस आने लगती है, ठीक है। स्पिन में चेंजेस आने लगती है तो उसके कारण जो है वो स्लोली जो है वो उस ग्राउंड स्टेट तक आता है, ठीक है। मतलब ये भी ग्राउंड में स्टेट में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा देरी से आता है, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पे फास्फोरिन जो है वो शो होती है, ठीक है। देन प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन एंड इमिशंस, तो इसका प्रोसेस हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अ नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑकर, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे उसको बहुत सारी वाइब्रेशनल लेवल जो है वो मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेज एंड यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेज, ठीक। तो अलग अलग इसकी स्टेजेस रहती हैं। Molecules in the higher vibrational level of the excited state undergo vibrational relaxation and reach to the lowest vibrational level of the excited state, ठीक है। तो जब हमारा मॉलिक्यूल्स रहता है या इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इस हायर वाइब्रेशनल लेवल से जब लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आते हैं तो उसका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब फिर से कहाँ जाते हैं, फिर से वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। फ्रॉम हियर द मॉलिक्यूल्स फर्दर रिलीज डाउन टू द देयर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो फिर वहाँ से वो जो है अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं एक्सटर्नल कन्वर्सन एंड कोलिजनल डीएक्टिवेशन। तो गाइस ये आपको फिर से काफ़ी क्लियर होने वाला है, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस लीड टू द नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन एंड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट और अदर सॉल्यूट इंटरेक्ट एंड ट्रांसफर एनर्जी अमॉन्ग ईच अदर एंड डीएक्टिव एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन स्टेट एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल कन्वर्सन एंड क्विंचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल कन्वर्सन क्या होता है या कोलिजनल डीएक्टिवेशन क्या होता है। तो गाइस ये एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, ठीक है, जहाँ पे रेडिएशन इमिट नहीं होती है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ठीक है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा तो फिर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो आपको हमने डायग्राम से समझाया था कि अलग अलग जो है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं, ठीक है। तो उनका आपस में क्या होता है, कोलिजन होता है। तो उस कोलिजन के कारण जो है वो एक दूसरे में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो उसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के कारण वो रेडिएशंस को इमिट नहीं कर पाते हैं और बिना रेडिएशंस को इमिट किए बिना ही वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कन्वर्सन या कोलिजनल डीएक्टिवेशन। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्विंसिंग एंड एक्सटर्नल कन्वर्सन। देन सेकंड आता है हमारा इंटरनल कन्वर्सन, ट्रांसफर इनटू द लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी विदाउट इमिशन ऑफ द फोटॉन्स, ठीक। तो इंटरनल कन्वर्सन एक ऐसा प्रोसेस है
जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है या मॉलिक्यूल्स रहता है वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आ जाता है, ठीक है। मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी वहाँ पे चेंज नहीं होती है, जिस मल्टीप्लिसिटी रहती है वहीं पे रहती है, लेकिन उसका जो लेवल रहता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का वो वहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है तो ये जो है इसका सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है एंड ये है इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो है सेम रहेगी, ठीक है। मतलब इसी चीज़ में होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। जो इंटरनल कन्वर्सन है वो मतलब यहीं के यहीं पे होगा, ठीक है। इट इज़ द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस विच ब्रिंग डाउन द मॉलिक्यूल्स टू द लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विथआउट इमिटिंग द रेडिएशंस। तो ये जो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चले गए हैं जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स है इलेक्ट्रॉन, वो उसको इस लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल तक लेके आता है बिना रेडिएशंस को इमिट किए। तो ये है इंटरनल कन्वर्सन। इट इन्वॉल्व द वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इन द सिंगलेट एक्साइटेड टू द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस ट्रिपलेट स्टेट में, तो ये यहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होता है हाईएस्ट वाइब्रेशनल लेवल से लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में आने के लिए, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्सन का जो प्रोसेस है ये दो जगह जो है ये अप्लाई होता है। टाइम, तो इसको कितना टाइम लगता है इंटरनल कन्वर्सन को 10⁻⁻11 टू 10⁻⁹, तो इतना सेकंड जो है इसको लगता है इंटरनल कन्वर्सन की प्रोसेस को। तो गाइस इंटरनल कन्वर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है या इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंजेस आते हैं। मतलब ये जो है हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चले जाता है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल तक आ जाता है बिना किसी रेडिएशंस को इमिट किए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्सन। देन थर्ड है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। द प्रोसेस ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू द ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो ये है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ से जो है ये इस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रिफर टू द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ पे भी रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है मल्टीसिप्लिटी में होती है, ठीक है। मतलब ये अलग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है एंड ये जो है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलग अलग है, एक सिंगलेट है एक ट्रिपलेट है। It occur via the inversion of the spin of the different excited electron with the same spin orientation, ठीक है। तो जो हमारा सिंगल एक्साइटेड स्टेट थी, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो स्पिन है वो जो है अलग रहता है, ठीक है। तो उसका इन्वर्सन हो जाता है सेम स्पिन में, ठीक है, जिसके कारण जो है उसका स्पिन जो है वहाँ पे जो है 1 हो जाता है और उसकी जो मल्टीप्लिसिटी जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाती है। तो गाइस ये था इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो गाइस आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।